हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे गतिज घर्षण के प्रकार। ध्यान दीजिए, गतिज घर्षण दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला है सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरा है लोटनिक घर्षण। रोलिंग फ्रिक्शन। तो यह दो प्रकार का होता है। सबसे पहले बात करें सर्पी घर्षण की, तो जब कोई गुटका या कोई अंडपिंड किसी समतल पर बिना लुढ़के कह सकते हैं या कह सकते हैं सीधे सरकता है या फिसलता है, तो उस स्थिति में संपर्क तलों के बीच जो घर्षण बल कार्य करता है उसे हम कहते हैं सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। ध्यान दें, जब कोई गुटका किसी तल पर सरकता है या फिसलता है तो उस स्थिति में संपर्क तलों के बीच जो घर्षण बल कार्य करता है उसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी सर्पी घर्षण के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं दूसरा, लोटनिक घर्षण। इस यह कब कार्य होता है? जब कोई जब कोई दृढ़ पिंड या कह सकते हैं पहिया है या बेलन है किसी दृढ़ क्षैतिज समतल पर बिना फिसले लुढ़कता है, तो उस स्थिति में संपर्क तलों के बीच एक घर्षण बल कार्य करता है और उसी घर्षण बल को हम कहते हैं लोटनिक घर्षण के नाम से जानते हैं। ध्यान दें, जब कोई दृढ़ पहिया या बेलन किसी तल पर बिना फिसले लुढ़कता है तो उस स्थिति में संपर्क तलों के बीच वहाँ जो घर्षण बल कार्य करता है उसी को हम कहते हैं लोटनिक घर्षण या बेलन घर्षण के नाम से भी इसको जाना जाता है। आइए देखते हैं कि कैसे ये बल कार्य करता है। यदि कोई दृढ़ पिंड या पहिया है और किसी दृढ़ एक पहिया है एक दृढ़ तल पर रखा गया है, तो उस स्थिति में यदि इस पे लुढ़कता है तो संपर्क रेखा जो है इस पर यदि विचार करें तो एक ऐसी स्थिति में पहिए व बेलन पर, इस स्थिति में पहिए वाले बेलन पर एक घर्षण बल कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा? एक घर्षण बल कार्य करेगा। ठीक, लेकिन कैसे कार्य करता है इस पर विचार करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस स्थिति में इसका भार कार्य करेगा नीचे की ओर और इस पर प्रतिक्रिया बल इसके अभिलंब दिशा में कार्य करता है ऊपर की ओर। और अब देखें, ये दोनों एक दूसरे के परिमाण में बराबर एवं विपरीत हैं। यहाँ कोई स्पर्श रेखीय बल कार्य नहीं करता। उस स्थिति में कह सकते हैं सैद्धांतिक रूप से यदि इसको गत्यावस्था में ले आए तो ये प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई घर्षण बल यहाँ कार्य करेगा नहीं, संपर्क रेखीय कोई बल नहीं मिल रहा है। तल के अंदिश और तल के अंदिश संपर्क रेखीय बल को ही हम क्या कहते हैं? घर्षण बल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ कोई संपर्क रेखीय घर्षण बल कार्य नहीं कर रहा है, तो इस स्थिति में कह सकते हैं कि यहाँ कोई घर्षण बल कार्य नहीं कर रहेगा। यानी यदि पहिया एक बार लुढ़का दिया जाए तो अनंत काल तक इसकी गति करता रहेगा, यानी आदर्श रोलिंग होगी। लेकिन हमने व्यवहार में देखा है कि कोई आदर्श रोलिंग पाई नहीं जाती है। ठीक, कारण क्या? वास्तव में लुढ़कने वाली वस्तु जो होती है जिस संपर्क तल पर रखी जाती है, जिस संपर्क तल है, जिस संपर्क तल पर रख दी जाती है, तो जहां इसका संपर्क होता है वह तल थोड़ा सा वहां संपर्क पृष्ठ जो होता है, कह सकते हैं एरिया ऑफ कांटेक्ट, वह उसका अपक्षय हो जाता है, अपक्षय डीजनरेट हो जाता है, इसका अपक्षय हो जाता है यानी डीजनरेट हो जाता है। डीजनरेट होने से क्या होता है कि संपर्क बिंदुओं पर जो प्रतिक्रिया बल है
वो ऊर्ध्वाधर ना होकर थोड़ा सा झुक जाता है। क्या होता है? थोड़ा सा झुक जाता है। तो यहाँ जो आपका प्रतिक्रिया बल था थोड़ा सा झुक जाएगा। अब कि mg उसी दिशा में कार्य करता है। अब इस r डैश का क्या पाया जाएगा? संपर्क तल के अंदिश घटक पाया जाएगा। और यदि r का संपर्क तल के अंदिश घटक पाया जाएगा तो इसी संपर्क तल के अंदिश जो घटक होता है ये प्रतिरोध उत्पन्न करता है। इसी क्षैतिज घटक के कारण जो लुढ़क रही वस्तु है उसकी गति में क्या उत्पन्न होता है? प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। और इसी प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं? लोटनिक घर्षण कहते हैं। ठीक। अब यहाँ ध्यान दें, यदि लोटनिक घर्षण पे संपर्क तल जितना कठोर होगा लोटनिक घर्षण उतना ही कम होगा। क्योंकि इसको बेलन के कारण भी आप बेलन में भी पाया जाता है, रोल करती है, बस इसके लिए एक दूसरा नाम भी इसको देते हैं, बेलन घर्षण भी कहते हैं। अब बेलन घर्षण या सर्पी घर्षण की बात करें या लोटनिक घर्षण की बात करें तो लोटनिक घर्षण बल कम होता है, जबकि सर्पी घर्षण बल परिमाण में जो है ज़्यादा होता है लोटनिक घर्षण बल की अपेक्षा। इसीलिए जो है वाहनों में गोल पहियों का उपयोग किया जाता है और उसकी धुरी में बॉल बेरिंग लगाए जाते हैं, जिससे घर्षण बल द्वारा होने वाली क्षति से क्या किया जा सके? बचा जा सके। आइए आगे देखते हैं। घास रोलर को खींचना एवं धकेलना। सबसे पहले खींचना पर विचार करते हैं। मान लेते हैं एक घास रोलर है जिसका द्रव्यमान m है और धुरी O है। इस पर एक F बल ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर लगाया जाता है। रोलर को हम बल आरेख द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। एक रोलर है, केंद्र O है, इस पर एक बल लगाया जा रहा है, खींचा जा रहा है, जो ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बना रहा है। ये रोलर का अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद। रोलर आगे बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर देगा। एक समतल है, रुज समतल, रुज समतल। ठीक। अब इस रोलर का द्रव्यमान जो है m है। इसका एक अगला पार्ट भी हम एक चित्र और बना सकते हैं। रुज समतल हो गया, बलों को दिखाएंगे। एक बल नीचे की ओर कार्य करेगा, रोलर का भार mg नीचे की ओर। एक बल यहाँ कार्य कर रहा है F जो ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बना रहा है। इसको दो घटकों में विभाजित कर ले रहे हैं, एक ऊर्ध्व दिशा में और एक क्षैतिज दिशा में। इस दिशा में घटक जो आएगा F cos थीटा और इस दिशा में जो घटक आएगा F sin थीटा। और इस पर एक प्रतिक्रिया बल होगा रोलर का द्रव्यमान के कारण R1 किस दिशा में? ऊपर की। अब रोलर पर ऊर्ध्व दिशा में लग रहे बलों के संतुलन के लिए रोलर पर ऊर्ध्व दिशा में लग रहे बलों के संतुलन के लिए ऊपर देखें तो यहाँ जो बल कार्य कर रहा है R1 और इसके साथ क्या मिला? F cos थीटा मिला। और नीचे की ओर बल मिल रहा है mg, तो mg के बराबर होगा। दोनों परस्पर विपरीत दिशा में है और स्थिर है। यहाँ से R1 बराबर मिल जाएगा आपको mg माइनस F cos थीटा। अब यदि स्थैतिक घर्षण गुणांक μs है, यदि स्थैतिक घर्षण गुणांक μs है, तब यही तो घर्षण बल Fs बराबर होगा μs R1 के। या इसी Fs को आप लिख सकते हैं Fs इक्वल μs
R1 का मान यहाँ से रख सकते हैं आप और रख दें तो आ जाएगा mg माइनस f cos थीटा। ये मिल गया घर्षण बल। किस स्थिति में? जब रोलर को खींचा जा रहा है। आइए अगली कंडीशन पर विचार करते हैं। ये खींचने की स्थिति में अगली कंडीशन पर विचार करें। जब रोलर को क्या किया जा रहा है? धक्का दिया जा रहा है। धक्का देंगे तो जो बल बाहर की ओर लग रहा है वो अंदर की ओर लगेगा। यहाँ भी बल का डायरेक्शन हम क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। उस स्थिति में जो ये घटक मिल रहा है आपका f cos थीटा ऊपर की ओर ना मिलकर नीचे की ओर मिल जाए और यदि नीचे की ओर मिल जाए, हाँ पिछले चित्र पे भी ध्यान दें, घर्षण बल का डायरेक्शन हमने नहीं दिखाया तो पिछले चित्र पर चले चलते हैं। यहाँ ये जब इधर है तो इधर रहेगा, घर्षण बल गति इधर रही होगी, घर्षण बल हमेशा इसके विपरीत डायरेक्शन में कार्य करेगा। ये उस स्थिति के लिए है जब खींचने की बात की जा रही है। अब आइए धकेलने पर विचार करते हैं। खींचना छोड़कर धकेलना यानी धक्का देना। एक पुलिंग था, अब पुशिंग पर आ जाएगी। ठीक, तो उस स्थिति में बल का डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा। ये तो इधर ही घटक मिलेगा लेकिन ये घटक जो ऊपर की ओर मिल रहा है ये नीचे की ओर हो जाएगा। अब की बात प्रक्रिया बल सपोज कर रहे हैं R2 हो जाएगा। अब यहाँ देखें तो घर्षण बल, अब चूंकि गति का डायरेक्शन अब की बार चेंज हो जाएगी। जब धक्का देंगे तो पिंड इधर ना आकर इधर जाएगा तो गति का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो घर्षण बल भी अब की बार गति के विपरीत डायरेक्शन में कार्य करता है तो ये भी चेंज हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका Fs। अब उस दिशा में गति के लिए देखें तो R2 ऊपर की ओर है, f cos थीटा नीचे की ओर है और mg भी नीचे की ओर है। तो नीचे की ओर होने के कारण हम माइनस चिन्ह आ जाएगा। ठीक, अब यदि यहाँ माइनस चिन्ह आया तो ये जब इधर जाएगा पक्षांतर होगा, प्लस हो जाएगा। R1 की बजाय चूंकि यहाँ प्रतिक्रिया बल कितना मान लिया हमने? R2 हो गया। अब यदि स्थैतिक घर्षण गुणांक μs है तो Fs बराबर μs, अब की बार प्रतिक्रिया बल R2 है तो Fs बराबर हो जाएगा μs। R2 का मान यहाँ से रखेंगे mg प्लस f cos थीटा। तो ये पहली कंडीशन के लिए था, इसके लिए आ जाएगा μs mg प्लस f cos थीटा। तो ये पहला था खींचने की स्थिति में और ये दूसरा है धकेलने की स्थिति में। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कौन सा घर्षण बल अधिक है और कौन सा घर्षण बल कम है। देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ जो घर्षण बल है कम है, निगेटिव साइन है, और यहाँ जो घर्षण बल है अधिक है क्योंकि पॉजिटिव साइन है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि रोलर को ये खींचने की स्थिति में और ये धकेलने की, तो खींचने की स्थिति में घर्षण बल कम लगता है और धकेलने की स्थिति में घर्षण बल अधिक लगता है। यानी घास रोलर को खींचना आसान है, धकेलना थोड़ा कठिन होता है। आइए आगे देखते हैं घर्षण को कम करने की विधियां। ठीक, अब अगली कंडीशन में चाहे आप तो Fs की बजाय Fs डैश कर सकते हैं इसको जाने तो यहां से पता चल गया कि Fs डैश बड़ा है किससे? Fs। अब आइए देखते हैं घर्षण को कम करने की विधियां। घर्षण कम करने की विधियां। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। पहला इसमें पॉलिश करके, पहली कौन सी विधि? पॉलिश करके। ठीक, इसमें क्या करते हैं कि जिस तल पर वस्तु सरक रही होती है या फिसल रही होती है या चल रही होती है वहाँ घर्षण बल कम करने के लिए क्या करते हैं? उस पृष्ठ को चमकदार बना देते हैं, चिकना एवं चमकदार। चिकना एवं चमकदार बना देने से क्या होता है कि इनके उस बीच उपस्थित घर्षण बल कम हो जाता है।
परंतु यदि सतहों पर सीमा से अधिक चिकनी की जाए तो घर्षण बल बहुत घट जाता है और इस स्थिति में जो है विपरीत दिशा में घर्षण बल बढ़ना प्रारंभ कर देता है। इसलिए किसी सतह को एक निश्चित सीमा से ज़्यादा चिकना भी नहीं बनाना चाहिए, नहीं घर्षण बल का विपरीत प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दूसरा, स्नेहक का उपयोग करके ध्यान दें, स्नेहक की प्रक्रिया से भी हम जो है घर्षण बल कम कर सकते हैं। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं एक दूसरे पर घिसकर चलने वाली दो परतों के बीच होते हैं और किसी उपयुक्त तरल या ग्रीस का उपयोग करके जो है हम उन पर एक आयल की परत चढ़ा देते हैं या इंजन आयल, टूटी आयल जिसे कहते हैं, जिससे संपर्क तरों में उभार जो होता है उन गर्त भर जाते हैं और सतह अपेक्षाकृत क्या होती है, अधिक चिकनी हो जाती है और मशीन के कल पुर्जों में इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। अगला, उपयुक्त निर्माण सामग्री का उपयोग करें। ध्यान दें, संपर्क सतहों के बीच कार्य करने वाला घर्षण बल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जो है हम मशीन के गतिशील भाग जो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं अपेक्षाकृत कम घर्षण वाले गुणांक के पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं। जैसे 2 पहिया 4 पहिया वाहनों में रबर टायर का उपयोग किया जाता है क्योंकि रबर और कंक्रीट के बीच घर्षण बल कम होता है। अगला, बॉल बेयरिंग का उपयोग करें। इस युक्त का उपयोग करके सर्पी घर्षण को हम क्या करते हैं, लोटनिक घर्षण में परिवर्तित कर देते हैं। और चूंकि अभी पीछे पढ़ा हम लोगों ने कि जो लोटनिक घर्षण होता है सर्पी घर्षण की अपेक्षा काफ़ी कम होता है, अतः बॉल बेयरिंग के प्रयोग से संपर्क सतहों के बीच घर्षण बल क्या होता है, काफ़ी कम हो जाता है। तो इस तरह से अभी घर्षण बल का चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है।